अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं सब? चलें जी। बेहतरीन बेहतरीन। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एक एक्टिविटी हमारी रह गई थी, इनकम से रिलेटेड, वो करते हैं फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है? कल हम लोगों ने जो लास्ट क्लास हमने छोड़ी थी उसमें हमने दो चीजें डिस्कस की थी, याद है आप सबको? हमने लाइबिलिटीज डिस्कस की थी और हमने इनकम्स डिस्कस की थी। लाइबिलिटीज हमने कहा था कि कैपिटल जैसे होता है इन्वेस्टमेंट बाय ओनर इन द बिजनेस, इसी तरह लाइबिलिटी कहते हैं इन्वेस्टमेंट बाय आउटसाइडर इन द बिजनेस। ओनर के अलावा कोई आउटसाइडर बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो उसको हम लाइबिलिटी कहेंगे। लाइबिलिटी का लफ्जी मतलब होता है ऑब्लिगेशन, और उसको हम ऑब्लिगेशन इसलिए कहते हैं, लाइबिलिटी को ऑब्लिगेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई भी आउटसाइडर से जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी तो उसको आपको रिटर्न करना होता है, उसको आपको रिटर्न करना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, लोन उसको रिटर्न करना होता है ना। तो लोन जब भी आपके पास आएगा उसको कहेंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इसलिए कहेंगे क्योंकि इसको एक सर्टेन टाइम के बाद रिटर्न करना है, वापस करना है, सर्टेन टाइम के बाद इस अमाउंट को रीपे करना है, इस अमाउंट को रीपे करना है। इसलिए हमने कहा था कि वो क्या है, लाइबिलिटी है हमारी। लाइबिलिटी के बारे में ये बात हमने कल डिस्कस की थी। फिर हमने कहा था कि लाइबिलिटी जो है दो तरह की हो सकती हैं। हमने कहा था लाइबिलिटी दो तरह की हो सकती हैं। ठीक है जी। लाइबिलिटी हमने कहा था, जैसे लोन है ना, लोन की एक लाइबिलिटी हमने कल बात की थी। हमने कहा भाई ये दो तरह की हो सकती है, शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म लोन भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब ऐसा लोन जो आप एक साल या एक साल से कम अरसे के अंदर अंदर रीपे कर दोगे। एक साल या एक साल से कम अरसे के अंदर अंदर जो लोन आप रीपे कर दोगे उसको आप शॉर्ट टर्म लोन कहते हो। और जो लोन आपने हासिल किया और उसको एक साल के बाद रीपे करना है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद रीपे करना है, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन। और फिर हमने कहा कि जो शॉर्ट टर्म लोन होगा, ऐसा लोन जो कि आपने एक साल के अंदर अंदर पे करना है, इसे हम कहेंगे ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। और ऐसा लोन जिसको हमने एक साल के बाद रीपे करना है उसको हम अपनी नॉन करंट लाइबिलिटी बनाएंगे। इसके बाद हमने अपनी बात शिफ्ट की इनकम्स पर। कल इनकम्स हमने कहा मनी अर्न बाय द बिजनेस, मनी अर्न बाय द बिजनेस, बिजनेस जो पैसा कमाता है उसको इनकम्स कहते हैं। और इनकम की हमने दो कैटेगरीज बना ली, नंबर वन सेल्स या रेवेन्यू, और नंबर टू हमने बनाई अदर इनकम्स। अब हमने कहा सेल्स या रेवेन्यू क्या होगा, उसको दो अंदाज से समझना है। सेल्स या रेवेन्यू एक ऐसी इनकम जो कि बिजनेस की मेन बिजनेस एक्टिविटी से कमाई जाती है, उसको कहते हैं सेल्स या रेवेन्यू। या ऐसी इनकम जो आप गुड्स बेचकर कमाते हो उसको आप क्या कहते हो, इनकम।
यानी कि गुड्स वो आइटम्स होती हैं बिजनेस में जो बिजनेस ने रीसेल करनी होती है। बिजनेस जब उन आइटम्स को खरीदता था तो बिजनेस उसको अपना परचेज एक्सपेंस बनाता था, गुड्स को जब खरीदा जाता था। अब जब उन गुड्स को अल्टीमेटली बेचा जाएगा तो बिजनेस अपनी सेल्स या फिर रेवेन्यू जो है वो रिकॉर्ड करेगा। इससे बिजनेस में सेल्स या रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसके अलावा बिजनेस की जितनी इनकम्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अदर इनकम्स कहते हैं। ऑल इनकम्स अदर देन और इनकम ऑफ बिजनेस अदर देन सेल्स रेवेन्यू, उनको हम कहेंगे अदर इनकम्स। इसकी मैंने आपको एग्जांपल्स दी, जैसे कोई बुक शॉप है, कोई फर्नीचर की दुकान है, कोई मोबाइल शॉप है। इनको कोई ना कोई रेंट इनकम आ गई, तो अब रेंट इनकम इनकी मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं थी, तो ये रेंट इनकम इनके लिए अदर इनकम हो गई। या डिविडेंड इनकम, इन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ था, उससे कोई रिटर्न मिल गया डिविडेंड इनकम, तो वो इनके लिए सेल्स या रेवेन्यू होगी। या कोई सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे पड़े थे, उनके ऊपर कोई प्रॉफिट हो गया, तो वो इनके लिए, ऐसे बिजनेसेस के लिए क्या बन जाएगी, अदर इनकम बन जाएगी। क्योंकि इनका ये जो बिजनेसेस मैंने लिखे हैं ना, ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है कि उसकी सेल है या अदर इनकम है। तो ये जो तीन बिजनेस मैंने आपके सामने एग्जांपल के तौर पे लिखे थे, ये इनकी मेन बिजनेस नहीं है, मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं होती। तो इसलिए ये वाली जो इनकम्स है ये इनके लिए अदर इनकम्स बन जाएंगी। ये बात हम लोगों ने कल डिस्कस कर ली थी। अब आज के दिन हम लोगों ने एक एक्टिविटी सॉल्व करनी है। एक्टिविटी नंबर 5। एक्टिविटी नंबर 5, अब आप सब ने मेरे साथ रहना है। एक्टिविटी नंबर 5 है डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्स एंड अदर इनकम्स इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्स एंड अदर इनकम्स इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। मैं आप सबको एक काम करते हैं, मैं आप सबको 1 मिनट दे रहा हूँ। आपने 1 2 3 4 सेल्स है या अदर इनकम है, आप लोगों ने ना ये जल्दी से वन आगे, अगर लेट सपोज आप कहते हैं सेल्स है तो वन के आगे सेल्स लिख दें। और एक ही मैसेज में सारी बातें लिख के ना आप लोग मुझे चैट बॉक्स में सेंड करें। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ ये करने के लिए। ठीक है, बारी बारी तरह इकट्ठा करना है, एक ही मैसेज में लिखना, ताकि मैं चेक कर सकूँ। इस तरह बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये सब बच्चों ने भेजना है मुझे, जल्दी से, मैं चेक कर रहा हूँ। अच्छा, कंजा हाशमी का जवाब आ चुका है। ठीक है, इलियास का जवाब भी आ चुका है। फातिमा का भी जवाब आ चुका है। ऑलमोस्ट मैच कर रहा है सबका। अरे एक दूसरे का देख के तो नहीं कह रहे। ठीक है, सदफ का भी आ चुका है। तलहा का भी आ गया दोबारा से। गुड। फहद का भी आ गया। उमर का भी आ गया है। यार तुम सबके आंसर्स मैच क्यों कर रहे हैं? तुम सारे एक दूसरे का तो नहीं देख रहे? अच्छा जी, ठीक है, गुड। सही है। ठीक है, तो शाम का भी आ गया, सबका आ गया है ऑलमोस्ट। फातिमा का अगेन आ गया। ठीक है जी, चलें, गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब है आप सबको समझ आ गई है। ठीक है। पहला जो है ना, सेल सोल्ड गुड्स टू कस्टमर ₹30,000। रीबा का भी आ गया। चलें, अब ये बात समझिएगा। सोल्ड गुड्स टू कस्टमर ₹30,000। 30,000 के कस्टमर ने को गुड्स बेचे, 30,000 के कस्टमर्स को गुड्स बेचे। तो अब क्या होगा, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर फॉर ₹30,000। हम ये कहेंगे हम ये कहेंगे कि भाई ये सेल्स है ना। गुड्स जब भी बेचेंगे तो फिर हम क्या कहेंगे, हम इसको सेल्स कहेंगे या रेवेन्यू भी कह सकते हैं, या आपके आपकी पसंद के ऊपर है। कॉलेज रिसीव ₹2 लाख फी फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पर वो कॉलेज की, आपको पता है ना, कॉलेज की मेन बिजनेस एक्टिविटी यही है, स्टूडेंट से फी अर्न करना। तो यहाँ पर जो है ये भी सेल्स बन जाएगी, या जिसको आप रेवेन्यू कहते हैं। कॉलेज सोल्ड बुक्स फॉर ₹50,000 टू स्टूडेंट्स। कॉलेज ने ₹50,000 की बुक्स स्टूडेंट्स को बेच दी। क्या चीज सेल्स है, क्या चीज अदर इनकम है? नेचर ऑफ बिजनेस पे ये बात बहुत डिपेंडेंट है। कॉलेज का काम किताबें बेचना नहीं होता। कॉलेज की मेन बिजनेस एक्टिविटी
किताबें बेचना नहीं होती। तो अगर कॉलेज ने किताबें बेचनी तो कॉलेज के लिए ये सेल्स नहीं होंगी। ये मैं बात आप सबको सिखाना चाह रहा हूँ, कॉलेज के लिए ये अदर इनकम होगी, अदर इनकम होगी। मगर अगर मैं कॉलेज की जगह बुक शॉप लिख देता, मैं कॉलेज की जगह लिख देता बुक शॉप, तो फिर बुक शॉप के लिए यस ये सेल्स होनी थी। ठीक है, तो नेचर ऑफ बिजनेस पे बहुत डिपेंड करता है कि क्या चीज आपके लिए सेल्स है और क्या चीज आपके लिए अदर इनकम। तो कॉलेज का काम तो किताबें बेचना नहीं होता, तो किताबें बेच के उन्होंने साइड से कोई इनकम कमा ली, तो इसको क्या कहेंगे, अदर इनकम। यानी ये साइड इनकम, हवाई रोजी थोड़ी बहुत आ गई, पैसे आ गए, इनको अदर इनकम्स कहेंगे। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2000 वॉज रिसीव्ड ऑन एन अमाउंट डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट। एक सेविंग अकाउंट में प्रॉफिट हमें अर्न हो गया 2000। हम एज्यूम करते हैं हमारी बिजनेस की नेचर ये नहीं थी, कोई बुक शॉप थी हमारी, कोई मोबाइल की दुकान थी, कोई फर्नीचर की दुकान थी, कोई ग्रोसरी स्टोर था हमारा। तो हमारे पास कुछ पैसे पड़े थे, हमने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाया, उसके ऊपर प्रॉफिट हो गया, तो इसको भी हम अदर इनकम क्लासिफाई करेंगे। अब ये 4 ट्रांजेक्शन है, मगर हमने ये 4 ट्रांजेक्शन नहीं सीखी। हमारे सामने 400 सिनेरियोज भी आ जाए ना, तो हमें क्योंकि वो आप समझ लें, हमें एनक मिल गई है कि किस, हमें वो ग्लासेस मिल चुके हैं कि जो जो ग्लासेस लगाएंगे, अपनी वो ग्लासेस फिट करेंगे, अगर उस ग्लासेस से हम फिर देखेंगे कि इस ट्रांजैक्शन में सेल्स आई है या अदर इनकम आई है, तो क्राइटेरिया हमें पता चल गया। अब 4 ट्रांजेक्शन हो या 400 ट्रांजेक्शन आए, सिंपल क्राइटेरिया अप्लाई करना है और आपने आइडेंटिफाई कर लेना है सेल्स है या अदर इनकम। अगर सेल्स के क्राइटेरिया पे पूरी आए बात, यानी कि इनकम उसकी मेन बिजनेस एक्टिविटी से आ रही है, या उसने गुड्स बेचे हैं जो कि खरीदे थे रीसेल परस्पेक्टिव से आइटम्स, उनको बेचा है, तो फिर तो सेल्स है। और इसके अलावा जितनी आपकी इनकम्स अगर बिजनेस में आती हैं, तो उनको आपने चुप करके क्या कर देना, अदर इनकम्स बना देना है। ये आसान सी बात है भाई, ये आसान सी बात है। अच्छा, अब अब हमारा अगला स्टेप अब हमारा अगला स्टेप ठीक है जी। हमने पहले अपने हेड्स ऑफ अकाउंटिंग सीख लिए, हमने अपने हेड्स ऑफ अकाउंटिंग सीख लिए। अब अगला स्टेप ये होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग हेड्स। हमारा अगला एरिया है जिसको अब हमने प्रैक्टिस करना है, वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग हेड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग हेड्स। अब इन ट्रांजेक्शन्स हमने क्या करना है, हमने ट्रांजैक्शंस में अकाउंटिंग हेड्स आइडेंटिफाई करने हैं, एक ट्रांजैक्शन में अकाउंटिंग हेड्स आइडेंटिफाई करने हैं। ये हमारा आज का काम है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग हेड्स इन ट्रांजैक्शंस। इससे पहले मैं बस जल्दी से आपको पिछला रिवाइज करा रहा हूँ, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ताकि आप में से किसी बच्चे को मसले नहीं आने चाहिए, किसी बच्चे को अब मसले यहाँ पर नहीं आने चाहिए। जल्दी से, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग की 2 टीम्स होती हैं, एक होती है डेट टीम, और एक दूसरी टीम का नाम क्या था, क्लिक। दूसरी टीम का नाम है क्लिक। टीम ए टीम ए है डेट, टीम बी है टीम बी है क्लिक, टीम ए है डेट, टीम बी है क्लिक। ठीक है, डेट के अंदर 3 चीजें आती हैं, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स। क्लिक के अंदर भी 3 चीजें आती हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम्स। सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटीज और आई फॉर इनकम्स। ठीक है, ड्राइंग्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स। ठीक है, अच्छा जी, चलें जी। ड्राइंग्स, कैपिटल क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस बाय ओनर, इसे कैपिटल कहते हैं। ठीक है जी, ड्राइंग्स क्या होता है, ठीक है, विड्रॉवल्स विड्रॉवल्स बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस
विड्रॉवल्स बाय ओनर फ्रॉम द बिजनेस, उसको क्या कहते थे, ड्राइंग्स कहते होते थे। उसके बाद आ गए हम, अगली बात अब करते हैं लाइबिलिटीज पर, लाइबिलिटीज पर, ठीक है जी, लाइबिलिटीज पर। लाइबिलिटीज क्या होती थी? लाइबिलिटीज मैंने आपको सिखाया है, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बाय आउटसाइडर्स इन द बिजनेस, कंट्रीब्यूशन बाय आउटसाइडर्स इन द बिजनेस, अभी पढ़ा है, अभी दोबारा रिवाइज भी कराया है। कंट्रीब्यूशन बाय आउटसाइडर्स इन द बिजनेस, उसको क्या कहते हैं? लाइबिलिटी कहते हैं। बिजनेस के अंदर कोई बाहर से बंदा कंट्रीब्यूट कर दे पैसे, ओनर के अलावा कोई भी बंदा बिजनेस में कंट्रीब्यूशन देता है, उसे क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे कि बैंक लोन होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि बैंक लोन होता है, ठीक है। और बैंक लोन की दो टाइप्स थी, एक थी शॉर्ट टर्म, एक थी शॉर्ट टर्म, एक थी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लोन वो जिसको रीपे करना है, रीपे करना है विद इन 1 ईयर, और लॉन्ग टर्म जिसको रीपे करना है आफ्टर 1 ईयर, जिसको रीपे करना है आफ्टर 1 ईयर। जो शॉर्ट टर्म लोन होता है उसे कहते हैं करंट लाइबिलिटी, और जो लॉन्ग टर्म लोन होता है उसे क्या कहते थे? नॉन करंट लाइबिलिटी, उसे नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सपेंसेस पे, ठीक है। कैपिटल वर्सेस ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज के साथ अब हम, सॉरी एक्सपेंसेस नहीं, एसेट्स पढ़ते हैं। एसेट्स के अंदर तीन चीजें होती हैं। एसेट एक रिसोर्स होता है, कोई वैल्यूएबल आइटम होती है, ठीक है जी, रिसोर्स और कोई वैल्यूएबल आइटम है, ठीक है। ओन, ओन या कंट्रोल्ड बाय, ओन या कंट्रोल्ड बाय बिजनेस विच प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट, जो बिजनेस को फ्यूचर बेनिफिट देता है, फ्यूचर बेनिफिट देता है, उससे एसेट कहते हैं। एसेट्स दो तरह के आपको मैंने बताए हैं, एक होते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स वो एसेट जो आपको फ्यूचर बेनिफिट देते हैं अप टू 1 ईयर, और फिर होते हैं हमारे पास नॉन करंट एसेट्स जो आपको बेनिफिट देते थे फॉर मोर देन 1 ईयर। करंट एसेट्स के अंदर मैंने आपको दो एसेट्स बताने हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। बिजनेस के मैनेजर्स के हाथों में जो कैश होता है उसे कैश इन हैंड कहते हैं, और जो बिजनेस के बैंक अकाउंट में उस कैश होता है उसे कहते हैं कैश एट बैंक। कैश इन हैंड बहुत लंबा नाम बन जाता है, इसको हम शॉर्ट करके अक्सर कैश कहते हैं, और कैश एट बैंक को हम शॉर्ट कर अक्सर बैंक कहते हैं। नॉन करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो आपको फ्यूचर बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के अरसे के लिए देते हैं। इन नॉन करंट एसेट्स के अंदर आसान तरीका ये, जिसने पे तो पहले नहीं अकाउंटिंग पढ़ी उसके लिए समझना बड़ा आसान है। कैश के अलावा, कैश इन हैंड और कैश इन बैंक के अलावा उसके माइंड में जितनी वैल्यूएबल आइटम्स आ रही हैं, उसके माइंड में जितनी वैल्यूएबल आइटम्स आ रही हैं, उन सबको, उन सबको क्या कह देंगे? उन सबको नॉन करंट एसेट्स कह देंगे, उन सबको नॉन करंट एसेट कह देंगे। जैसे आपके माइंड में हो सकता है लैपटॉप आ रहा हो, जैसे आपके माइंड में कोई भी मशीन आ रही हो, आपके माइंड में व्हीकल्स आ रहे होंगे, आपके माइंड में प्रॉपर्टी आ रही होगी, प्रॉपर्टी में लैंड बिल्डिंग दोनों आ जाते हैं, ठीक है। आपके माइंड में फर्नीचर आ रहा होगा, ये सारी की सारी क्या बन जाते थे? नॉन करंट एसेट्स बन जाते होते थे। अब रह गए आखिरी इनकम और एक्सपेंसेस, तो पहले एक्सपेंसेस करते हैं फिर इनकम कर लेते हैं। इनकम वैसे कराने की जरूरत नहीं, अभी की है, मगर चलो दोनों मैं जल्दी से बता दूंगा समरी। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस क्या होते हैं समझिएगा। एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के खर्चे, एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के खर्चे। और एक्सपेंसेस की हमने दो टाइप डिस्कस की हुई है, एक्सपेंसेस की हमने दो टाइप डिस्कस की हुई है। एक को हम कहते हैं परचेज एक्सपेंस, और दूसरे एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं? अदर एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस परचेज एक्सपेंस नहीं होगा वो किस डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा? अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में परचेज एक्सपेंस वो होता है अमाउंट स्पेंड ऑन एक्वायरिंग द गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। आइटम्स जो रीसेल पर्पस के लिए आप खरीदते हो, आइटम्स जो आप रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हो, उन आइटम्स पे जितनी कॉस्ट आती है उन्हें परचेज एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो गुड्स, गुड्स उन आइटम्स को कहते हैं ना जिनको आपने रीसेल करना होता है। तो परचेज एक्सपेंस में दो कॉस्ट आती हैं, एक परचेज ऑफ गुड्स की, परचेज ऑफ गुड्स के ऊपर जो आपका अमाउंट स्पेंड हुई होती है उसको आप परचेज एक्सपेंस में क्लासिफाई करते हो। नंबर 2 हमने एक बात पढ़ी थी, कैरेज
कैरेज इनवर्ड आपका क्या बन जाता है, परचेज एक्सपेंस बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा जितने एक्सपेंसेस हैं बिजनेस में वो सारे के सारे अदर एक्सपेंस होंगे, परचेज एक्सपेंस और कैरेज इनवर्ड, यानी कि जो गुड्स आपने परचेज किए हैं उसको अपनी शॉप तक, दुकान तक, फैक्ट्री तक, वेयर हाउस तक लाने के लिए अगर आपने कोई किराया, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह पे किए, कैरेज का मतलब होता है किराया, तो वो सारा परचेज एक्सपेंस बनता है। ये बात हमने पढ़ी थी। फिर आ जाते हैं अदर एक्सपेंस। तो परचेज एक्सपेंस के अलावा जितने एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे अदर एक्सपेंस होंगे, जैसे कि कैरेज आउटवर्ड, जैसे कि आपकी सैलरीज, जैसे कि आपके बिजनेस के बिल्स, जैसे कि आपके बिजनेस में रेंट आपने पे कर दिया, कोई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे कर दी, और बहुत सारी चीजें आपकी क्या बन जाएंगी, अदर एक्सपेंस बन जाएंगी। लास्ट में बच गई हमारे पास इनकम्स, लास्ट में बच गई हमारे पास इनकम्स। इनकम्स क्या होती हैं, जो बिजनेस में मनी अर्न किया जाता है, जो बिजनेस में पैसा कमाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे इनकम्स कहते हैं, उसे इनकम्स कहते हैं। इनकम की कितनी टाइप्स पड़ी हुई हैं, इनकम की भी दो टाइप्स हैं, इनकम की भी दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं सेल्स या रेवेन्यू, और एक को कहते हैं अदर इनकम्स, अदर इनकम्स, ठीक है। अब सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, गुड्स उन आइटम्स को कहते हैं जिनको आपने खरीदा था रीसेल पर्सपेक्टिव से, जिन आइटम्स को भी रीसेल पर्सपेक्टिव से खरीदा जाता है उन आइटम को बिजनेस में गुड्स कहते हैं। तो सेल्स या रेवेन्यू का मतलब है आपकी इनकम जो मेन बिजनेस एक्टिविटी से कमाई जाए उसको सेल्स या रेवेन्यू कहते हैं। या जो आइटम्स आपने खरीदी थी रीसेल करने के लिए, जब उनको अल्टीमेटली बेचा जाएगा उनसे जो आपके पास इनकम आएगी उन्हें क्या कहेंगे, सेल्स या रेवेन्यू, यानी कि सेल ऑफ गुड्स से जो इनकम आएगी उनको सेल्स या रेवेन्यू कहेंगे। और इसके अलावा जितनी भी इनकम्स होंगी जो आपके बिजनेस की मेन एक्टिविटी ना हो, नंबर वन, नंबर टू वो सेल ऑफ गुड्स भी ना हो रही हो, तो वो सारी कहाँ पे क्लासिफाई हो जाएंगी, अदर इनकम। जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल दी, जैसे रेंट इनकम एक ऐसा बिजनेस है जिसका मकसद, जिसकी मेन बिजनेस एक्टिविटी रेंट कमाना नहीं है। वो कोई ग्रोसरी स्टोर है, वो कोई बुक शॉप है, वो कोई मोबाइल की दुकान है, वो कोई फर्नीचर की दुकान है, वो कोई हॉस्टल नहीं है, वो कोई हॉस्टल नहीं है, वो कोई आप कह लें होटल नहीं है, क्योंकि होटल या हॉस्टल में मेन इनकम रेंट इनकम होती है। तो ये जो दूसरे बिजनेसेस हैं, बेकरी हो गई, ग्रोसरी स्टोर हो गया, आपकी मोबाइल की दुकान हो गई, बुक शॉप हो गई, फर्नीचर की दुकान हो गई, गाड़ियों का शोरूम हो गया, ऐसे बिजनेस की मेन इनकम रेंट इनकम नहीं होती। मगर इनके पास अगर कोई जगह खाली थी और इन्होंने अपना ऊपर वाला पोर्शन या कोई एक कमरा किराए पे दे दिया, उससे जो इनके पास इनकम जनरेट हो गई वो इन बिजनेस के परस्पेक्टिव से इनकी अदर इनकम बनेगी। या कोई इन्होंने डिविडेंड इनकम कमा ली, कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी सरप्लस कैश को, वहां से कोई डिविडेंड इनकम आ गई या प्रॉफिट आ गया इनके पास सेविंग अकाउंट्स पर, तो इनको कहाँ क्लासिफाई कर देंगे, अदर इनकम्स में। यानी कि अदर इनकम वो इनकम है जो ना तो बिजनेस की मेन इनकम बिजनेस एक्टिविटी से आ रही हो, ना ही वो जो गुड्स हैं उनको सेल करने से आ रही हो, तो आप इनको कहाँ क्लासिफाई कर देते हो, अदर इनकम्स। तो ये सारे हेड्स हैं, मैंने आपको जल्दी से रिवाइज कराए हैं। इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह ये थी कि अब हमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग हेड्स की तरफ जाना है, और आपके लिए ये सारे चीजें आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। ये जल्दी से अगर कोई देखना चाहता है और वो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसकी ले ले। और इनको याद रखना बहुत आसान है, पता है ना आपको, याद रखना इनको बहुत आसान है। डेट क्लिप, चलें जी, थक तो नहीं गए, चलें आगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग हेड्स की तरफ। बस जी, कह दिया आपने, कह दिया तो चलते हैं बस अब।
अच्छा जी। सिनेरियो नंबर वन है इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस ये मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, ओनर इन्वेस्टेड ₹20,000 कैश इन बिजनेस। ओनर ने 20,000 रुपया कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब आपने एक बात समझनी है, जब ओनर बिजनेस, हमें यहाँ से पता चलेगा कि जब भी ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इससे पता चला कि बिजनेस में अकाउंटेंट को क्या रिकॉर्ड करना है, बिजनेस को अकाउंटेंट में कैपिटल रिकॉर्ड करना है। प्लस का माइनस या ये जो अपवर्ड एरो है, इसका मतलब है कि क्या करना है, बिजनेस में रिकॉर्ड करना है। अकाउंटिंग का क्या मतलब था, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ना, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करना है, असल में अकाउंटिंग हेड्स को रिकॉर्ड करना होता है। अकाउंटेंट ने ये करना होता है कि अकाउंटिंग हेड्स को रिकॉर्ड करना होता है। तो मैं आपको ना एक बड़ा आसान सा फॉर्मेट बताता हूँ। सीरियल नंबर, ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं अकाउंट हेड। अकाउंट हेड, ठीक है। प्लस का मतलब है रिकॉर्ड करना और माइनस का मतलब है डिलीट करना। प्लस का मतलब है रिकॉर्ड करना और माइनस का मतलब है डिलीट करना रिकॉर्ड से। ठीक है। प्लस का मतलब है अकाउंटिंग के अंदर अभी जो हम प्लस का एरो या अपवर्ड साइन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है रिकॉर्ड करना। और माइनस साइन का मतलब है बिजनेस में से, अकाउंटिंग हेड में से उस चीज को, उस आइटम को क्या कर देना, डिलीट करना, उस आइटम को डिलीट करना। ठीक है। तो प्लस माइनस और आगे रुपीस, ये मैंने आपको एक फॉर्मेट बनाया। अब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ना हमारे पास, ओनर इन्वेस्टेड ₹20,000 कैश इन बिजनेस। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, नंबर वन कैपिटल, बिजनेस का कैपिटल प्लस करेगा, यानी कि रिकॉर्ड करेगा कि ओनर ने 20,000 बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया है। तो कैपिटल इंक्रीज हो गया, कैपिटल प्लस हो गया, या कैपिटल रिकॉर्ड कर लिया हमने 20,000 से अपने अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स में। क्या कोई और इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या कोई और अकाउंटिंग हेड एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, क्या कोई और अकाउंटिंग हेड एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग अभी आप पढ़ के आए। यस, कैश कैश कैश, यस। बिजनेस के पास कैश भी ऐड हो गया, बिजनेस के पास कैश भी ऐड हो गया, तो अकाउंटेंट पूरी बात रिकॉर्ड करेगा। कैपिटल आया है, मगर कैपिटल के शक्ल में आया है, कैपिटल के शक्ल में आया है। कैपिटल की जो शक्ल है, उस शक्ल को, उस फॉर्म को भी अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड करना है। तो अकाउंटेंट नंबर टू रिकॉर्ड करेगा कैश, ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ, ये हमारा क्या था, करंट एसेट था। अकाउंटेंट कहेगा कैश भी बिजनेस के पास रिकॉर्ड करेगा 20,000 से, कैश भी बिजनेस का प्लस हो गया है। कैश भी अकाउंटेंट बिजनेस का रिकॉर्ड करेगा कि बिजनेस के पास कैश भी ऐड हुआ है और बिजनेस के अंदर कैपिटल की भी कंट्रीब्यूशन हुई है। ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। नंबर टू, ये जो मैंने ऊपर बात की हुई ना, ये मैं चलो आपको बताता हूँ। मैंने कहा कि भाई जब भी इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस होगी ना, तो नंबर वन कैपिटल इंक्रीज होगा, यानी कि कैपिटल रिकॉर्ड किया होगा। अब कैपिटल तीन सूरतों में आ सकता है, या तो ओनर बिजनेस को कैश इन हैंड दे दे, उस केस केस में बिजनेस का कैश वाला एसेट रिकॉर्ड किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। अगर ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करे मगर वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा दे, तो बिजनेस का बैंक, जो कि कैश एट बैंक की शॉर्ट फॉर्म है, बैंक करंट एसेट है, उसको इंक्रीज कर देंगे। और अगर ओनर ना कैश दे ना बैंक में पैसा दे, ओनर कोई अपना नॉन, कोई कोई व्हीकल ले आए, कोई फर्नीचर ले आए, कोई इक्विपमेंट ले आए, कोई लैंड इन कंट्रीब्यूट कर दे, कोई बिल्डिंग कंट्रीब्यूट कर दे, कोई ऑफिस कंट्रीब्यूट कर दे, कोई लैपटॉप कंट्रीब्यूट कर दे, इस केस में बिजनेस के पास जो एडिशन हो रहा है किसका, नॉन करंट एसेट ऐड करेंगे। इस केस में नॉन करंट एसेट ऐड करेंगे। अब यहाँ पर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट दोबारा से आ जाता है, दोबारा से आ जाता है। देखो, एक होता है ओनर, एक होता है ओनर और एक होता है हमारा बिजनेस। हमने कहा था ना, बिजनेस और ओनर एक दूसरे से अलग है, बिजनेस भी अपनी सेपरेट पहचान रखता है। हम कह रहे हैं ओनर ने अगर ये बिजनेस को कैश दे दिया है ₹100, तो ओनर के पास से तो माइनस हो गया ना ₹100। ओनर के पास से तो कैश ₹100 का नोट माइनस हो गया है, ओनर के एसेट्स तो
ओनर के एसेट्स तो कम हो गए हैं, मगर बिजनेस को क्योंकि हम बिल्कुल सेपरेट फ्रॉम द ओनर मानते हैं, तो बिजनेस के पास प्लस हो गए 100 रुपीज, यानी कि बिजनेस के एसेट्स क्या हो गए, प्लस हो गए। और अकाउंटेंट, ये हम लोग है ना अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट थे हम, और अकाउंटेंट की नजरें किस पे होती हैं, अकाउंटेंट की नजरें तो बिजनेस पे होती हैं। तो अकाउंटेंट जो रिकॉर्डिंग करेगा ना, वो एसेट जो प्लस हो रहा है उसको, उस पर्सपेक्टिव को रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि अकाउंटेंट बिजनेस के पर्सपेक्टिव से चीजें रिकॉर्ड करता है। ये बात याद आ रही है सब कुछ। ये असल एप्लीकेशन है जो यहाँ पर मैंने आपको बतानी है। और अगर आपको सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में आप दोनों को एक अलग बंदा करके नहीं समझोगे, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट मुश्किल से समझ आएगा। और अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है, ओनर अलग बंदा है, बिजनेस अलग बंदा है, वाकई एक बंदा होता है जिसको कंट्रोल उसके मैनेजर्स कर रहे होते हैं, फिर आपको ये बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से हमने अकाउंटेंट ने रिकॉर्डिंग करनी है, और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कैश बढ़ गया 20,000। अब कैश बढ़ गया 20,000, तो अगला सवाल आएगा कैश कैसे बढ़ गया। कैश किसी कस्टमर से मिला है, कैश कहीं बैंक से लोन लिया है, क्योंकि ओनर ने दिया है। तो जब कोई दूसरा बंदा, जब हम ये वाला एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करेंगे कि ओनर से कैपिटल मिला है, तो फिर बात मुकम्मल हो जाएगी कि यस, कैपिटल इंक्रीज 20,000 का मतलब है ये कैश 20,000 का ओनर की तरफ से आया। और अगर आप ये बात करते हो कि भाई कैपिटल सिर्फ 20,000 से इंक्रीज हो रहा है, फिर बंदा पूछेगा ओनर ने इन्वेस्टमेंट तो की है, मगर ओनर ने इन्वेस्टमेंट किस शक्ल में की है। और भाई कैश इन हैंड दिया बिजनेस को, कैश एट बैंक दिया बिजनेस को, बिजनेस को कोई नॉन करंट एसेट दिया, किस शक्ल में ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो फिर जब दोनों बातें लिखी होंगी ना, फिर बात पूरी होगी। दोनों में से कोई एक बात भी मिसिंग होगी तो रिकॉर्डिंग मुकम्मल नहीं होगी, ट्रांजैक्शन की सही समझ नहीं आएगी। इसलिए ये दोनों पर्सपेक्टिव से अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों डायरेक्शन से अकाउंटेंट इस चीज को रिकॉर्ड करेगा, तो फिर ट्रांजैक्शन पूरी की पूरी रिकॉर्ड होती है। और एक बंदा जिसको सामने ये ट्रांजैक्शंस ना हो, उसके सामने सिर्फ ये वाला डाटा होगा ना, ये जो हमने नोट किया, तो वो खुद ही समझ जाएगा कैपिटल बढ़ा इसका मतलब ओनर ने इन्वेस्टमेंट किया 20,000, और कैश बढ़ा इसका मतलब है ओनर इन्वेस्टेड 20,000 कैश इन बिजनेस। ठीक है। तो वो अकाउंट हेड, वो अकाउंटेंट की रिकॉर्डिंग देखते ही ट्रांजैक्शन तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाता है। तो अकाउंटिंग में हम ये जुमले नहीं लिखते लंबे लंबे, अकाउंटिंग के अंदर हमारे प्रॉपर फॉर्मेट्स होते हैं, और उन फॉर्मेट्स के अंदर हम इन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। उसकी हिकमतें इंशाल्लाह सामने आएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो अगली ट्रांजेक्शन है, ओनर इन्वेस्टेड ₹5 मिलियन इन द बिजनेस थ्रू चेक। तो ओनर के पास तो पैसे कम हो रहे हैं, मगर भाड़ में गया उसके पास पैसे कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, हमारा कंसर्न ही नहीं है, हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। हमें ये पता चल रहा है कि ओनर की तरफ से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हुई है, तो बिजनेस में हमें रिकॉर्ड करना है कि बिजनेस का कैपिटल यानी कि कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर अब इंक्रीज हो गई है 5 मिलियन से, अब इंक्रीज हो गई है 5 मिलियन से। और इसके साथ साथ किस शक्ल में आया, अब बिजनेस को चेक के जरिए पैसे मिले हैं। चेक के जरिए जब भी पैसे मिलेंगे तो आपने याद रखना कि बिजनेस के पास कैश एट बैंक ज्यादा होगा। कैश एट बैंक जब भी लिखा होगा ना, पैसे थ्रू चेक आए हैं, तो इसका मतलब है कैश एट बैंक ज्यादा होगा। सही है। अच्छा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बैंक, जो कि हमारा करंट एसेट है। कैश एट बैंक है, उसको शॉर्ट करके हम बैंक कह देते हैं, वो इंक्रीज हो गया 5 मिलियन से। थर्ड। अच्छा, थर्ड है, ओनर इन्वेस्टेड हिज पर्सनल कार वर्थ ₹9 लाख इन द बिजनेस। ओनर इन्वेस्टेड हिज पर्सनल कार वर्थ ₹9 लाख इन द बिजनेस। तो ओनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट आई है, तो कैपिटल तो इंक्रीज हो गया, कैपिटल तो रिकॉर्ड हो गया, कैपिटल रिकॉर्ड करना है हमने 9 लाख का। और साथ साथ बिजनेस के पास, ओनर के पास एक गाड़ी चली गई, बिजनेस के पास एक गाड़ी का एडिशन हुआ जो कि 9 लाख की है, तो बिजनेस रिकॉर्ड करेगा अपने पास व्हीकल आ गई, जो कि अब एक नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है। बिजनेस व्हीकल ऐड कर लेगा कि हमारे पास कितने की आ गई है, 9 लाख की, तो अपने पास एक व्हीकल नॉन करंट एसेट
रिकॉर्ड कर लेगा। और फोर्थ वाला कौन बताएगा, फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन कौन बताएगा मुझे? Owner bought furniture worth rupees 60,000 for the business use. Owner bought furniture worth rupees 60,000 for the business use. एक्सपेंस नहीं है, कहीं पे भी एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो है। ओनर ने बस फर्नीचर उठाया और बिजनेस को लाके दे दिया। ओनर ने बस फर्नीचर घर से उठाया और बिजनेस को लाके दे दिया। तो ओनर ने बिजनेस में एक इन्वेस्टमेंट की है 60,000 की, तो कैपिटल जो होगा प्लस हो जाएगा 60,000 से। और इसके साथ साथ बिजनेस के पास फर्नीचर, बिजनेस के पास जो फर्नीचर है जो कि नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट है, वो भी प्लस हो जाएगा 60,000 से। बस दैट्स इट 60,000 से फर्नीचर ऐड हो जाएगा। सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल, ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है, ये आसान सी बात है जो आपने याद रखी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलो, अब अगला सिनेरियो है विड्रॉवल्स फ्रॉम द बिजनेस का। अब अगला सिनेरियो है विड्रॉवल्स फ्रॉम द बिजनेस। विड्रॉवल्स फ्रॉम द बिजनेस का मतलब क्या होता है, समझ जाओ। ओनर ने बिजनेस से जो पैसे विड्रॉ कर दिए, ठीक है, यहाँ पे बाय द ओनर है, ठीक है, मैंने शॉर्ट किया हुआ है, मगर बाय द ओनर बात हो रही है। ओनर अगर बिजनेस से पैसे विदड्रॉ कर ले तो बिजनेस को ड्राइंग्स रिकॉर्ड करना चाहिए, बिजनेस को ये रिकॉर्ड रखना चाहिए ना, ओनर कितने पैसे विदड्रॉ करके जा रहा है। बिजनेस को ये रिकॉर्ड रखना चाहिए अपने पास कि ओनर कितने पैसे विदड्रॉ करके जा रहा है। तो ओनर बिजनेस क्या करेगा, ड्राइंग्स रिकॉर्ड करेगा। प्लस का मतलब क्या है, रिकॉर्ड करेगा। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, अकाउंटेंट क्या करेगा, बिजनेस को करना चाहिए का मतलब बिजनेस के अकाउंटेंट को करना चाहिए। अकाउंटेंट क्या करेगा, ड्राइंग्स रिकॉर्ड करेगा। अकाउंटेंट बिजनेस की बुक्स में ड्राइंग्स रिकॉर्ड रखेगा, एक रिकॉर्ड रखेगा कि ओनर कितने पैसे बाहर लेके जा रहा है। ये रिकॉर्ड बिजनेस को, अकाउंटेंट को रखना पड़ेगा कि ओनर कितने पैसे बिजनेस से बाहर लेके जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि जितने भी पैसे बाहर लेके गया, उन पैसों की तीन शक्लें होंगी। अगर तो कैश इन हैंड ले गया तो अकाउंटेंट क्या करेगा, कैश इन हैंड माइनस कर देगा, डिलीट कर देगा, क्योंकि इतना कैश कम हो गया बिजनेस के पास। अगर तो कैश एट बैंक ले गया तो बैंक में से पैसे डिलीट कर देगा, माइनस कर देगा कि इतने पैसे बैंक अकाउंट से कम हो गए हैं। और अगर कोई नॉन करंट एसेट उठा के ले गया तो अकाउंटेंट ने जो पहले रिकॉर्ड किया है ना, नॉन करंट एसेट कोई भी पड़ा होगा, उस नॉन करंट एसेट को अपने अकाउंट से क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी कि डिलीट कर देगा, डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व कैसे करना है, उसको हमने सॉल्व करना है उसी तरह। सीरियल नंबर, अकाउंट है, अकाउंट है, प्लस माइनस और रुपीस। पहली ट्रांजेक्शन, सॉरी मैंने ये ऊपर लिख दिया, मगर पहली ट्रांजेक्शन देखो। ओनर विथड्रू रुपीज 10,000 कैश फ्रॉम बिजनेस। अकाउंटेंट सबसे पहले रिकॉर्ड करेगा जी बिजनेस में क्या हो गया है, बिजनेस में ड्राइंग्स हो गई, बिजनेस में ड्राइंग्स हो गई हैं। अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा कि बिजनेस में ड्राइंग्स रिकॉर्ड करनी है, तो इसलिए प्लस का साइन है। 10,000 की हो गई। फिर क्या, क्या चीज विड्रॉ करके लेके गया, कैश। तो कैश 10,000 से बिजनेस का कम हो गया ना, बिजनेस का कैश 10,000 से कम हो गया। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जब तक माइंड में नहीं रहेगा कंफ्यूजन आएगी। ओनर के पास कैश ज्यादा हो रहा है वो इम्पैक्ट नहीं देखना, हमने देखना है बिजनेस के पास से कैश कम हो गया, बिजनेस के पास से कैश कम हो गया, बिजनेस से कैश, ये बिजनेस है बी, ये ओनर है ओ। बिजनेस के पास के हाथों से कैश किसके पास चला गया, ओनर के पास कैश प्लस हो रहा है, बिजनेस के पास से कैश माइनस हो रहा है।
कैसे समझाऊं भाई? कैश, कैश जो है करंट एसेट, कैश करंट एसेट भाई कम हो गया 10,000 से। कैश 10,000 से कम हो गया, कैश 10,000 से कम हो गया बिजनेस के पास। बिजनेस ने करंट एसेट 10,000 से डिलीट कर दिया क्योंकि उसके पास से चला गया था। रिकॉर्ड्स में से माइनस कर दिया, रिकॉर्ड्स में से रिमूव कर दिया 10,000 रुपीज का कैश, 10,000 रुपीज का कैश। नंबर टू, owner withdrew rupees 50,000 from the business bank account. Owner withdrew rupees 50,000 from the business bank account. Owner ने बिजनेस के बैंक अकाउंट से 50,000 रुपये निकाल के गायब हो गए। ओनर ने बिजनेस के बैंक अकाउंट से 50,000 रुपीज निकाले। ओनर ने बिजनेस के बैंक अकाउंट से 50,000 रुपीज निकाल लिए। तो बिजनेस के में अकाउंटेंट रिकॉर्ड करेगा कि ओनर ने ड्राइंग्स की हैं, तो ड्राइंग्स रिकॉर्ड करेगा 50,000 की। रिकॉर्ड रखना है कि ओनर ने 50,000 रुपये लिए हैं, ताकि कल को ओनर को बताएं भाई तुम कितने पैसे बाहर ले गए हो। तो ड्राइंग्स को प्लस करने का मतलब है कि रिकॉर्ड रखना है कि इसने 50,000 रुपये लिए हैं, इस चीज का रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली बात है उस रिकॉर्ड में आपको वो पैसे ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, और साथ में क्या करना पड़ेगा? बिजनेस के बैंक अकाउंट से नहीं है तो कैश एट बैंक, जिसको शॉर्ट करके बैंक कहते हैं, वो करंट एसेट माइनस हो जाएगा। वो करंट एसेट 50,000 से माइनस हो जाएगा, वो करंट एसेट 50,000 से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। थर्ड वाली आप खुद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मुझे कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? थर्ड में क्या इम्पैक्ट होगा? ओनर विथड्रू व्हीकल वर्थ रुपीज 7 लाख फ्रॉम द बिजनेस। ओनर विथड्रू व्हीकल वर्थ रुपीज 7 लाख फ्रॉम द बिजनेस डिक्रीज। कौन बताएगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? ड्राइंग्स प्लस हुई हैं और नॉन करंट एसेट माइनस हुआ। जी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बात। ठीक है, हम कहेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स प्लस होने का मतलब है कि बस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। कभी कभार आप कंफ्यूज होंगे, यार ये ऐड क्या मतलब, ऐड कैसे होगी, बढ़ कैसे रही है? तो ये ऐड करना बढ़ना ये कभी कभार कुछ एरियाज में आपको कंफ्यूज करेगा, तो आप बस सिंपल सोचें। आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एक चीज को एंटर करना है, तो एंटर का बटन जो है ना, एंटर के बटन को हम प्लस कह रहे हैं और डिलीट के बटन को हम माइनस कह रहे हैं। आपके लैपटॉप्स में है ना, एंटर के बटन को प्लस कह रहे हैं और डिलीट के बटन को हम माइनस कह रहे हैं, या रिटर्न अगर आप लोग कहना चाहें तो। सिंपल बात है, ड्राइंग्स प्लस करने का मतलब है ड्राइंग्स एंटर करनी है अकाउंटिंग सिस्टम में, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर ड्राइंग्स एंटर करनी है, रिकॉर्ड करनी है कि भाई 50,000 की ड्राइंग्स हुई हैं। और साथ में क्या करेंगे? 7 लाख का बिजनेस से व्हीकल चले गए, तो व्हीकल जो आपके पास 7 लाख के आ रहे होंगे नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट उसको बिजनेस में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 50,000। इसको बिजनेस से 50,000 को माइनस कर देंगे। ये बात है। मेरा ख्याल है दो सिनेरियोज हमने किए हैं, और अगर इन दोनों सिनेरियोज में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे अभी इसी वक्त पूछ सकते हैं। चलें जी, गुड, गुड। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ी ही कमाल बात है, तो बड़ी कमाल बात है अगर आपको समझ आ गई। अब अगली बात हमने क्या करनी है, क्लास आप लोगों की अब खत्म होने वाली है। ये जो एक एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी नंबर 6, ये मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क से। कल मैं इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी करूंगा, मगर ये एक्टिविटी नंबर 6 होमवर्क से मैं आपको दे रहा हूँ, और ये आपने घर से करके आनी है। ये एक्टिविटी नंबर 6 आपकी क्या है? होमवर्क है। अब आपने इसको, अब आपने इसको करना कैसे है, आपने इसको करना कैसे है, सुनते जाओ। आपने इसको करना कैसे, ठीक है? और होमवर्क मैं आपके चेक कैसे करूंगा उसके भी मैं आपको ना एक पैटर्न बता देता हूँ। आपने करना ये है कि ये जो एक्टिविटी नंबर 6 है ना, ये जो आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ये जो है 15, ये जो है 13, 14, 15, आपने इनको अपनी नोटबुक पे करना है। आपने अपनी इसको अपनी नोटबुक में करना है, नोटबुक में आपने इसको करना है अपनी। और किस पैटर्न पे करना है? सॉफ्ट में कहीं नहीं करना है इसको, ठीक है? आगे क्योंकि जो हमारे जितने पेपर्स हैं वो सारे हार्ड फॉर्म में हमने करने हैं, तो सॉफ्ट में आपने नहीं करना। तो
जिस तरह मैंने ये बनाया ना, सीरियल नंबर, अकाउंट हेड और प्लस माइनस और रुपीस, जितनी समझ आती है, जितनी समझ आती है, जैसी समझ आती है, अगर कोई एक आधी नहीं समझ आ रही उसकी वजह से बाकी नहीं छोड़नी। जितनी समझ आती है, जैसी समझ आती है, वो आपने करके आना है। गलत करना बेहतर है ना करने से, ये बात आप सबने याद रखनी है। अपने दिमाग को थोड़ा सा जोर डालना है दिमाग पर, और याद रखना, गलत कर देना, गलत होमवर्क करना इन 1000 दर्जे बेहतर है होमवर्क ना करने से। गलत होमवर्क करना 1000 दर्जे बेहतर है होमवर्क ना करने से। इसलिए इसलिए सब बच्चों ने इसलिए सब बच्चों ने ये काम करके आना है, एक्टिविटी नंबर 6। और इसको आप लोगों ने मुझे चेक कैसे करवाना है, उसका मैकेनिज्म मैं आपको इंशाल्लाह ग्रुप में बताऊंगा कि मैं इसको कैसे चेक करूंगा। ऑब्वियसली आपने एक जगह पे स्कैन करना होगा, और एक मैं गूगल ड्राइव बनाऊंगा, उधर आप लोगों ने अपने होमवर्क्स को अपलोड करना होगा। ये तरीके हैं। वो सारी डिटेल्स आपको इंशाल्लाह मैं ग्रुप में बता दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है, पिछली जितनी बातें हमने करनी है, तो आज की क्लास में हमारे पास टाइम है, हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो पढ़ना इतना ही था। अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है। अगर कोई सवाल है, किसी का कोई कंफ्यूजन आ रही है, वो मुझसे पूछना चाहता है, वैसे ही कोई अगर स्टडी से के बगैर भी कोई सवाल है, वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, बल्कि मैं आप सबको इंकरेज करूंगा कि आप लोग ना, चैट में ठीक है, चैट में आप लोग पूछना चाहते हैं, मगर अगर आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछेंगे, तो मैं इस बात को इंकरेज करता हूँ क्लास में, अगर आप इस तरह क्वेश्चनिंग करेंगे, ताकि इंटरेक्टिव क्लास लगे हमारी थोड़ी सी। मुझे लग रहा है 2-4 दिन हुए ना, मैंने इंटरेक्शन करना बंद किया, तो तुम लोगों ने भी बंद कर दिए करना, मतलब कोई रास्ता ही नहीं, सर जी क्या हाल है, ये वो चीज़ें। तो इसको हम थोड़ा सा रखेंगे यार, ताकि हमारी क्लास थोड़ी सी इंटरेक्टिव रहे, और हम मतलब ये उस तरह ना रहे कि यार मतलब एक रिकॉर्डिंग कराए, रिकॉर्डिंग ना रहे। तो बिजनेस पार्टनर्स लाइबिलिटीज हो सकते हैं। अरीबा का एक सवाल है कि सर बिजनेस पार्टनर्स लाइबिलिटीज हो सकते हैं। थोड़ी सी आगे की बात है। अभी आप सिंपल ये बात रख लें कि ओनर की तरफ से जो भी इन्वेस्टमेंट आती है, ओनर की तरफ से जो भी इन्वेस्टमेंट आती है, वो उसको कैपिटल कहते हैं। बिजनेस पार्टनर्स लाइबिलिटी नहीं हो सकते। बिजनेस के जो जितने पार्टनर्स होते हैं ना, वो बिजनेस के ओनर्स ही होते हैं। थोड़ी सी आपने एडवांस बात पूछी है, मगर इसको अभी अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि हम एक बेस बना रहे हैं, वो फिर हिल जाएगी। सर माइक्रोसॉफ्ट लिखा होता है, एलएलसी का क्या मतलब होता है, या ये मुझे खुद देखना पड़ेगा? ठीक है जी, कॉर्पोरेशन टाइप उसका मतलब बनता है। ठीक है, जो बाहर की कंपनीज होती हैं उनके साथ आमतौर पे एलएलसी लिखा होता है। यस, मगर मैंने कभी उसको गौर नहीं किया कि उस एलएलसी का मतलब क्या है। सर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी तो नहीं होता? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यस, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना, हम साथ लिखते हैं, कोई कंपनीज होती है ना, तो हम उसके साथ लिमिटेड लिख देते हैं। लिमिटेड, लिमिटेड मुझे ये पता है कंपनीज के साथ दिक्कत है, मगर एलएलसी का मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। अब तुम पूछोगे लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है, तो यार ये सारी बी इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। दो कंपनीज होती हैं। कंपनी से एक अनलिमिटेड कंपनीज भी हो सकती है, लिमिटेड कंपनी भी होती है। ज्यादातर कंपनीज अनलिमिटेड, लिमिटेड कंपनीज होती हैं, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ये सारी इसकी डिटेल है। और वो जो लिमिटेड लाइबिलिटी उधर है ना, उसका उसका ये देखो मेरा हाथ जुड़े, उसका और मतलब है, उसका और मतलब है, वो बिल्कुल अलग है इस लाइबिलिटी से। ठीक है? अच्छा, सर हमारी स्पीड स्लो तो नहीं? बाकी सब्जेक्ट्स में एक चैप्टर हो चुका है। नहीं, हमारी स्पीड स्लो नहीं है। बाकी देखो, मसला ये है कि हमारी ना जो नेचर ऑफ सब्जेक्ट है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी सब्जेक्ट से। तो हमारी स्पीड शुरू में स्लो होगी, क्योंकि मैंने चीज़ें सिखानी है, मैंने आपकी बेस बनानी है, तो शुरू में स्पीड स्लो होगी, एक महीना एटलीस्ट। टॉपिक 1 हम आहिस्ता पढ़ेंगे, क्योंकि हमने ना बेस बनानी है। इसमें अगर हमने स्पीड लगा दी ना, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो शुरू में हमारी स्पीड स्लो होगी, मगर वंस आप अकाउंटिंग आप सेट होके बैठ जाएंगे ना, अच्छा ये होती है अकाउंटिंग, अच्छा ये अकाउंटिंग होती है, जिस दिन आपके दिमाग में ऐसे बात आएगी ना, फिर हमारी भी जो है ना बाकी सब्जेक्ट की तरह स्पीड शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो बाकी सब्जेक्ट्स है ना यार, उसमें इंग्लिश है, थ्योरेटिकल चीजें हैं, मैथ्स है, तो लेट्स सपोज आपको पीछे से पता है मैथ्स का सब्जेक्ट क्या होता था, तो वहां पर हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि एक सारे बच्चे नए भी हैं, बहुत सारे, बल्कि मेजोरिटी बच्चे आपके ऐसे ही हैं जो फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं,
तो उनको अकाउंटिंग के सब्जेक्ट से जो आशना कराना है ना, उसमें मेहनत भी लगती है, टाइम भी लगती है, एनर्जी भी ज्यादा लगती है, तो वो करना पड़ता है। वो हमारे सब्जेक्ट की नेचर इस तरह की है कि इसका पहला टॉपिक बहुत स्लो हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह इसकी स्पीड है। मगर इसके टॉपिक्स बहुत कम है, इसके 10 टॉपिक्स हैं, ज्यादा टॉपिक्स नहीं है इसके। तो टॉप ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक, कुछ टॉपिक्स 3 दिन में भी हो जाएंगे, कुछ टॉपिक्स 4 दिन लेंगे, कुछ टॉपिक्स 2 हफ्ते नहीं, ये टॉपिक आपका ज्यादा देर लेगा। तो इस तरह करके टॉपिक्स हमारे। और कोई सवाल किसी बच्चे का? सर सर आप वो होमवर्क, इस्लाम और एथिज्म वाला कोर्स कहाँ से कर रहे हैं? या वो अल बलाग एकेडमी है उसकी, क्या कहते हैं, यूके में, वहां से उसका वो अल बलाग एकेडमी, पता है आपको? ठीक है सर, ऑनलाइन भी है? हाँ ऑनलाइन ही है वो। ठीक ठीक। सर होमवर्क उसे ही टेबल बनाना करना है, जैसे होमवर्क उसी तरह करना है। होमवर्क बता देंगे क्या बताया है। होमवर्क ये है कि देखें, ये आपके सामने एक्टिविटी नंबर 6 है। इस एक्टिविटी नंबर 6 में ना 15 ट्रांजेक्शन है। हमने होमवर्क में क्या करना है कि जैसे मैंने ये टेबल बनाया ना, सीरियल नंबर, अकाउंट हेड, प्लस माइनस रुपीस, आपने हर ट्रांजैक्शन को इसी तरह एनालाइज करना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंटिंग हेड इन्वॉल्व है, और क्या उनको रिकॉर्ड करना है या डिलीट करना है, और कितनी अमाउंट है। जिस तरह मैंने ये टेबल बनाया ना, इसी तरह आपने पिछली ये जो 15 ट्रांजेक्शन है, इनका आपने इस तरह करके टेबल बनाना है। ये मैंने होमवर्क बताया आपको। और कोई बात? चलो ठीक है, फिर अपना ख्याल रखो। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।